आज का हमारा वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उनका जिसमें ऑप्शन होते हैं 4। तो वहां पर क्या है कि एक छोटा सा डिसीजन भी आपको कई बार 2-3 साल तक इंतजार करवा सकता है, आपको पीछे कर सकता है। हो सकता है कि आप उसके बाद फिर आपको अवसर ही ना मिले। तो कई सारी चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी परीक्षा में एक आधा नंबर से रुके होते हैं, लेकिन वो दोबारा कभी वापसी कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें एक एक 2-2 साल फिर उसके बाद दोबारा से लग जाता है। तो कई वजह हैं जो आपको कमजोर करती हैं किसी भी परीक्षा में। तो 5-6 ऐसे फैक्ट जो आपके परीक्षा में हर बच्चे के दिमाग में आते हैं कि इन सारी चीजों को कैसे किया जाए। तो हमने इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है, आपके जरूर काम आएगा अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे। मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, तो आपको 2-3-4 नंबर का जरूर फायदा होगा हर परीक्षा में। सबसे पहले हमने ये लिखा है तुक्के कैसे लगाए। देखो, तुक्के लगाने के लिए बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ए सीरीज या सी सीरीज। ये कोई तकनीक नहीं है। ये वही करेगा जिसने पढ़ा नहीं है और जिसे होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके लिए है। जिस बच्चे ने पढ़ा है उसके लिए तुक्का लगाने का सबसे सटीक तरीका यह है कि उसे 4 विकल्पों में से 1, ए, बी, सी और डी, कम से कम 2 विकल्प उसने ऐसे होने चाहिए जो कम से कम सुने हो कभी। यानी कि आप प्रश्न को पढ़ने के बाद 4 विकल्पों में से, जब आपको पता नहीं है प्रश्न पढ़ने के बाद कि मैं इसका उत्तर क्या दूं, उसके बाद आप विकल्प पढ़ते हैं और 2 विकल्पों के मामले में इतना आपको कंफर्म हो जाता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन विकल्पों का कोई संबंध नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें कहीं और पढ़ रखा है। तब जाकर के अगर आप अगले 2 के लिए तुक्का लगाने जा रहे हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 50-50 की हो जाएगी। यानी कि आपके 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी। नहीं तो होता क्या है, 75% आपका गलत होने की और आपके 25% आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि 3 चांस ये है कि आप गलत हो सकते हैं और 1 चांस ये है कि आप सही हो सकते हैं। आपने मान लो 10 में तुक्के मारे भी और आपके मान लो 2 सही भी हो गए तो 8 बराबर हो गए। उससे बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। और कभी 9 गलत हो गए तो आपको माइनस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ ले। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब भी प्रश्न को आपको कैसे पढ़े, ये इसी का उत्तर इसमें छुपा है। कम से कम एक प्रश्न को, वो कैसा भी कठिन प्रश्न हो, उसे 2 बार पढ़िए आप। 2 बार, कम से कम 2 बार, और दोनों बार उसके विकल्पों पर आप मनन कीजिए। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और आपने बहुत सारी जगहों से, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज से चीजें पढ़ रखी हैं, तो कहीं की चीज कहीं भी काम आ जाती है और विकल्प सुनते ही आपको ये थोड़ा बहुत रियलाइज होने लग जाएगा कि ये विकल्प इसका उत्तर नहीं हो सकता है। जब आप ऐसे कंफर्म उसमें पहुंच जाते हैं तो आपका जो तुक्का लगाने के बाद अगर आपने 2 भी वहां एलिमिनेट कर लिए हैं तो समझ लो कि आपका 50-50 हो गया। आधा गलत होने का चांस और आधा सही होने का। अगर आप इस तकनीक से जाते हैं, 10 में से आपके 6 सही हो जाते हैं, 4 गलत हो जाते हैं, तब भी आप 5 नंबर प्लस में होते हैं। या 5 सही हो जाते हैं, 5 गलत हो जाते हैं, तब भी आप 3.25 नंबर प्लस में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो तुक्का लगाना एक तकनीक है, ना कि आपका तुक्के का मतलब यह है कि एक अंधविश्वास की तरह तुक्का लगाने से काम नहीं चलता है। ये ध्यान रखिएगा। तुक्का उसी प्रश्न में लगाएं जिस प्रश्न में कम से कम आपके विकल्पों का आपको ज्ञान हो कि हाँ, ये वाला विकल्प है, कम से कम 2 विकल्प नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, जब आप प्रश्न पत्र पढ़ लोगे पूरा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से 50-55 मुझे सीधे सीधे आ जा रहे हैं। उतना ही होता है हर किसी से। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों के विकल्पों को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो तुक्का लगाने की कला यह है कि तुक्का लगाने के लिए भी आपको कम से कम कुछ ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप तुक्का लगाएं। दूसरा, माइनस मार्किंग से कैसे बचे। अब देखो, यही तो इसका आंसर छिपा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपके तुक्के लगा करके पेपर को 100 का 100 अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं, वो भी हमें ले डूबता है। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, 100 नंबर का पेपर है और मेरिट जा रही है आपके 75 से मान लो 80 के बीच,
तब भी आपको 20 से 25 नंबर का एक गैप मिल जाता है जिन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। मान लो आपको 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट आ गए, अगले 40 में से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत डाउट था लेकिन आपको आ गए, आप 80 में पहुंच गए। आपने 4-5 ये जो तुक्के लगाने की प्रक्रिया है इससे कर दिए और आपके 85 अटेम्प्ट हो गए। मान लो इसमें से आपके 5 गलत भी हो जाते हैं, तब भी आप कितने पर होते हैं, आपके 5 यहां से घटा लो, 5 गलत हो गए तो आपके हो जाते हैं 78.75 नंबर। ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। इसीलिए लालच में ना आए। पेपर कठिन होता है तो सबके लिए होता है, ये मत सोचिएगा कि मेरे 78 ही अटेम्प्ट हुए हैं, इतना कठिन पेपर है। जब आप इतना पढ़ने के बाद 78 अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो दूसरे के लिए भी कठिनाई होगी उसमें। इसीलिए बहुत लालच में ना आए, क्योंकि ये लालच ले डूबता है। कई बार ये होता है कि आप क्या गलत गलत करते जाते हो, जोड़ते तो आप उनको भी है, जैसे मैंने कहा तुक्का लगाने वाली बात कि आपको 2 आ रहे हैं तो उससे तो आप कॉन्फिडेंट होकर के क्या कर ही आते हैं, बट जो क्या आप खाली आंख बंद करके तुक्का मार देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ले डूबता है। कई बार ऐसा होता है आप 1 नंबर से पिछड़ जाते हैं केवल इस वजह से कि आपको जहां 85 अटेम्प्ट करने थे वहां आपने 97 अटेम्प्ट कर दिए और 12 में से अधिकतर क्वेश्चन आपके गलत हो गए और वो आपको ले डूबेंगे। तो इस तरीके से आप तुक्का ना लगाएं। और दूसरी चीज, आप माइनस मार्किंग से बचना है तो आपको इतना काम जरूर करना पड़ेगा कि आपको लालच पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लालच पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो लालच आपको कहीं ना कहीं उत्साहित करेगा अंदर से तुक्के मारने के लिए। और इसका सही इलाज ये है कि आप प्रश्न पत्र का आकलन करें। अगर आपने पुराने प्रश्न पत्र पढ़े हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस तरीके का प्रश्न पत्र था और मेरिट इतनी गई, तो इतना कठिन प्रश्न पत्र है उसी के इक्विवेलेंट है। मान लो पिछली बार इस प्रश्न पत्र में आपके जर्नल की मेरिट 71 गई थी, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र 70 से 72 तक की मेरिट वाला है और उसी हिसाब से अपना जो क्वेश्चनों का अधिकतम अटेम्प्ट करने की सीमा है उसे सेट करें, लालच में ना आए। प्रश्न को कैसे पढ़ें ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है। प्रश्न चाहे कितना भी कठिन हो, आपको देखते ही लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसे पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 घंटे का टाइम है आपका। ओएमआर सीट भरने में 15 मिनट लगते हैं, पूरी ओएमआर सीट 100 नंबर की 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बहुत केयरफुली भर करके भी, तब भी आपको क्या बहुत नुकसान होने वाला नहीं है समय का। और इसमें आपका समय लेने वाले कोई प्रश्न ऐसे होते नहीं है, इसीलिए आपका पेपर मोस्टली 1 घंटे के आसपास संपन्न हो जाता है। उसके बाद आप 1 घंटे बैठे रहते हैं, ऐसा ना करें। आप सारे प्रश्नों को पढ़ें, जैसे प्रश्न 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप शुरुआत से पहला प्रश्न पढ़ा, आपको नहीं आया तो आप इसको छोड़ करके चले गए। दूसरा प्रश्न पढ़ा, आ गया है, आंसर भी आ गया है, तो आप इसमें डबल टिक लगा दें। तीसरा प्रश्न आपको आ रहा है लेकिन इसमें आप कंफर्म नहीं है तो 1 टिक लगा दें। जो छोड़ रखा है उसमें कोई टिक नहीं, जो कंफर्म आ गया है उसमें 2 टिक लगा दिए प्रश्न पत्र में, और जो कंफर्म नहीं है लेकिन आप उसे कर पाएंगे उसमें 1 लगा दीजिए। ऐसे करके 1 से 100 तक जाइए। फिर दोबारा में आप क्या करें, जो आपके अटेम्प्ट होने थे 50-55 बिल्कुल सही, वो तो हो गए। अब क्या करें, जिसमें आपने एक सिंगल टिक लगा रखा है उनको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। देखो कई बार ऐसा होता है, सोचने से, आपके घबराहट ना होने से, शांत रहने से आपको वो सारी आपकी डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है जो साधारण उसमें नहीं होती है। इसीलिए आप घबराहट में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हो, अति उत्साह में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब आप शांत होते हो तो अच्छे डिसीजन ले पाते हो। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं महेंद्र सिंह धोनी का। कैप्टन कूल इसीलिए कहा जाता है, और उनके जितने भी डिसीजन होते थे वो इतने बेहतर इसलिए हो पाते थे क्योंकि वो परिस्थितियों से घबराने के बजाय लास्ट मोमेंट तक भी, अगर एक बॉल पर 1 रन भी चाहिए दूसरी टीम को, तो वो विकेट के पीछे खड़ा होकर के वो डिसीजन लेता है कि एक बॉल पे 1 रन भी ना बने। उस समय भी वो व्यक्ति घबरा नहीं रहा है, क्योंकि घबराने से कुछ होने वाला है भी नहीं। घबराने से ये होगा कि जाने के, हारने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। इसीलिए डट करके मुकाबला करना जरूरी है, चाहे परिणाम जो भी हो। इसीलिए आप क्या जरूरी है कि शांत मन से करें। तो इससे क्या होगा, आप जिसमें आपने सिंगल छोड़ा था फिर वो अटेम्प्ट हो गए, अब आपके अटेम्प्ट पहुंच गए 80। अब आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो आपने, जिनमें कोई टिक नहीं करा था। इसका मतलब ये बहुत कठिन प्रवृत्ति के थे। मैं आपको यकीन दे रहा हूं, अगर आप इन 20 प्रश्नों को कम से कम 2-2, 3-3 बार सोच करके पढ़ेंगे, इनके विकल्पों के बारे में सोचेंगे, तो आपके पास कम से कम 5 नंबर, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आप ठीक ठाक निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। और जो आप तुक्का कहते हो जिसे,
वो आपका वैज्ञानिक तरीके से काम कर जाएगा। आपका अटेम्प्ट हो जाएगा 85। अब मान लो 85 में से आपके 7 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो आप आ गए कितने में, 78 में, 1.25 की माइनस मार्किंग हो गई, तो आप 76.25 नंबर पर फिर भी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सरल पेपर है, जब तक कठिन है तो ये आपका 7-8 नंबर नीचे आ जाता है। यही काम करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पिछले पेपरों को देखने के बाद इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपके किस प्रश्न पत्र में कितनी मेरिट जा रही है। ना आने वाले प्रश्न भी सही हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इस तरीके से काम करें और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर बार बार सोचें, उसके विकल्पों के बारे में सोचें कि कहीं तो पढ़ा था मैंने। क्योंकि देखो, इंसान के शरीर में मेमोरी सेल्स भी होती हैं। अगर देखो कोई व्यक्ति पोलियो का टीका लगा रखा है 2 साल की उम्र में, पोलियो हो रहा है उसे, मान लो पोलियो के वायरस के संपर्क में आ रहा है वो 38 साल की उम्र में, तो सीधी सी बात है कि 36 साल बाद उस पोलियो की वैक्सीन ने कैसे काम करा, क्योंकि इंसान की सेल ने ये पता है कि 36 साल पहले 2 साल की उम्र में मैं इससे लड़ चुका हूं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है आपके शरीर के अंदर। तो उसी तरीके से लड़ करके वो पोलियो को खत्म कर देगा और आपके शरीर में उसको एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। तो मेमोरी सेल तो है ही, इसीलिए आपने कोई चीज पढ़ी है, पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान में रखा करो कि ये परीक्षा में आएगा तो कैसे करूंगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय परीक्षा में ये आ जाएगा तो कैसे करूंगा, इस आपके उद्देश्य के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर परीक्षा के दिन उसे याद करना, रिकॉल करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से क्या ना आने वाले जो प्रश्न हैं, जो मैं कह रहा हूं कि 80 से 85 5 नंबर हो सकते हैं, उन्हें 2-3 बार पढ़ें, उनके बारे में मनन करें, एलिमिनेट करें, विकल्पों को सही तरीके से पढ़ें, विकल्पों का आप संबंध जोड़े किसी न किसी चीज से, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। इसी में टाइम लगता है, इसी के लिए 2 घंटे दिए भी हैं। अन्यथा जो आपका ये प्रश्न पत्र है उसकी सीमा 40 से 45 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। 100 नंबर का जो पेपर उत्तराखंड में बना रहा है, लेकिन 2 घंटे दिए हैं तो उसे पूरा यूटिलाइज करें, एकदम से सब में मारना ना शुरू कर दें। तो कम से कम 5 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं यदि आप इन सारे तरीकों को सही तरीके से काम करें। रही बात घबराहट को कैसे दूर करें, घबराहट को कैसे दूर करें, घबराहट होना स्वाभाविक है। देखो, जब आप 2 साल या 3 साल या 4 साल, साल भर से किसी के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं और वो चीज अचानक आपके सामने आ गई है और उस दिन डिसाइड होने वाला है कि आपके हाथ में आएगी या नहीं आएगी, तो घबराहट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बताना चाहूंगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि घबराहट से आपके काम खराब हो जाएंगे। ये आप मेरे से लिखित में ले लो, क्योंकि हमारे माइंड का जो आपका सोचने का और हाईएस्ट स्तर तक सोचने का स्तर होता है, वो होता है शांत मन में। जब हमारा मन बहुत शांत होता है, ना तो बहुत ज्यादा उत्साह में होता है, ना बहुत ज्यादा आपका निराशा में होता है। तो घबराहट या तो निराशा के कारण होती है या अति उत्साह के कारण होती है, 2 ही वजह से होती है। उस समय क्या होता है, हमारा हृदय तेजी से धड़कना शुरू होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है। तो मस्तिष्क की प्रोसेस आवश्यकता से अधिक तीव्र हो जाती है, तो वो आपका पॉजिटिव चीजों को सोचने के बजाय नेगेटिव सोचने लग जाता है या दूसरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो चीज होने वाली होती है वो भी गलत हो जाती है, आपका पढ़ा हुआ चीज गलत हो जाता है। इसीलिए सोचें, आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है तो उसकी बातों को मनन करने का प्रयास करें, आपने किसी पुस्तक को पढ़ा है तो उसके बारे में रिकॉल करने का प्रयास करें, आपने यूट्यूब पर कोई चीज देखी है तो उसको रिकॉल करने का प्रयास करें, इंटरनेट पर कोई चीज देखी है तो उसको रिकॉल करने का प्रयास करें। वो तभी होगा जब मन शांत रहेगा। और एक चीज निष्कर्ष में आपको बता दूं कि मन शांत करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप पेपर हॉल में घुसने से पहले ये एक्सेप्ट कर ले कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि साल भर अगर आपने अच्छा पढ़ा है, जो आ रहा है वो जाएगा नहीं, जो नहीं आ रहा है वो आएगा नहीं। इस वजह से क्या, अगर आप सही संतुलन की स्थिति में जाते हैं तो होगा ये कि जो आपके क्या है, आपके अपनी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये जो आपका वीपीडीओ का पेपर है, स्पेशली मैं उन लोगों से कहूंगा कि ये 5-6 बातें एग्जामिनेशन हॉल पर जरूर ध्यान रखें। प्रश्न पत्र को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, हर प्रश्न को। पिछली बार पहला ही प्रश्न आ गया था, इतर में कौन सी संधि होगी, और नाम दे दिए संधियों के आपके संस्कृत वाले। तो वो फंस गए कि ये क्या जो पूछ लिया है, प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। देखो, इतर, अ, धन,
ई है, औधनी कौन सी संधि होती है, गुण संधि, क्या बन जाता है, ए, क्या बन गया, इतरेतर, क्या बन गया, इतरेतर। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने इतरेतर बना दिया है और गुण संधि है, वहां आदि गुण लिख रखा है, वो इत्मीनान से आपने सोचा होता तो आपका गलत नहीं होता। बाद में तो आपको समझ आ गई उस चीज की, लेकिन एग्जाम के दिन आना जरूरी है ना। बाद में आके क्या करोगे बताओ, अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया चिप गई खेत वाली बात है। इसीलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो फंसाने के लिए कई बार क्या करता है, सरल क्वेश्चन को भी ऐसी शब्दावली में देता है ताकि आप उसमें फंसे। किसी भी कर्मचारी से आपका रिक्रूटमेंट कराने वाला आयोग क्या चाह रहा है कि छोटी चीजों से घबराए ना बच्चा, इसको नॉलेज तो है, नॉलेज के साथ साथ हिम्मत भी इसके अंदर हो, तो वो दोनों चीजें चेक करना चाहता है। इसीलिए आप कई बार पढ़ने के बाद हिम्मत ना होने के कारण प्रश्न पत्र में हार जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई करी है, कम करी हो ज्यादा करी हो, हिम्मत आपके हमेशा ऊपर के लेवल पर होनी चाहिए और आपका दिमाग हमेशा शांत होना चाहिए। उससे आपको हमेशा पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। तो इसी आपके उसके साथ सभी जो परीक्षार्थी बीपीडीओ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सम्मिलित एग्जाम में, उनको शुभकामनाएं भी हैं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखने का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे टिप्स हैं, लेकिन आप अगर इसे अमल करोगे तो आपको निसंदेह इस पर लाभ मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।